सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग बायोलॉजी की सीरीज में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन इसे मैंने आसान बनाने की कोशिश किया है आप लोगों के सामने। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी। इस चैप्टर को काफी धैर्य से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ समझने पर है, सारा खेल समझने पर है। इसमें हम लोग जेनेटिक्स में देखेंगे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उस पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसमें हम लोग जीन के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे, ठीक है, डीएनए, आरएनए और इसका स्ट्रक्चर। तो इतना पूरे डिटेल में जानना है। और जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो पादप के बारे में बताएगा और उसी से समझेंगे कि कैसे ये ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक। और ह्यूमन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पादप, फिर ह्यूमन, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जो आपने 10वीं कक्षा में छोड़ दिया है। ये टॉपिक आपका 10th क्लास में था, काफी डिटेल में पढ़ना था, लेकिन उतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था। तो मैंने एनसीईआरटी का 10th क्लास का और 12th क्लास का दोनों का सिलेबस को कंबाइन करके जो एग्जाम में पूछता है उस पर्पज से इस वीडियो को बनाया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए इस चैप्टर को। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ जेनेटिक्स, मतलब बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जो जेनेटिक्स में डील्स करे उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब होता है अनुवांशिकता। इनहेरिटेंस जो है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यानी कि आपके पिताजी में है तो वो लक्षण आप में आएंगे और वो लक्षण आपके बेटे में जाएंगे। तो ये लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं इनहेरिटेंस में, वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन। वंशानुगति यानी कि ऐसे लक्षण जो आपको आपके पिताजी से, आपके दादाजी से, किसी से भी मिले हो, जो आपको सीक्वेंसली जेनेटिक्स के तौर पर पिता से पुत्र में, पुत्र से उसका बेटा में वो चला जाए, तो वंशानुगति होता है। लेकिन विभिन्नताओं का मतलब क्या हुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशंस, यानी कि ऐसा लक्षण जो माँ बाप से न आए बल्कि ये नए पैदा हो, नए लक्षण। अब देखिएगा कि किसी किसी के माँ बाप जो है वो लंबे नाटे होते हैं और बेटा उनका लंबा निकल जाता है। तो वो लक्षण माँ बाप से नहीं, वो कि कहीं और से नया लक्षण पैदा हो, ठीक है, कुछ नया। माँ बाप का बाल सिल्की है और बेटा का बाल आ गया एकदम साउथ अफ्रीका की तरह, ठीक है, थोड़ा सा करली हेयर वगैरह। तो वो नए लक्षण भी पैदा हो सकते हैं, उनको बोलते हैं विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस, ठीक है। आगे आते हैं। तो आपका लक्षण कौन कौन सा ट्रांसफर हो सकता है, वो लक्षण है आपका नाक, बहुत कोई बोलता है ना कि नाक पिताजी से मिल रहा है। कान, बाल, बाल का भी आपका देखिएगा पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, ये सबसे मिल सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर देखिएगा माता पिता का उसका बच्चा में बहुत जाता है। हाइट, वेट, ठीक है, देखिएगा बोलेगा ये बाप की तरह ही मोटा है, नहीं बोलता बहुत कोई, बापे के जैसा मोटा है, अरे बापे के जैसा लंबा हुआ ये, बाप पूरा खानदान नाटा है तो ये भी नाटा हो गया, तो हाइट। ऐसा होता है, ये बोलता है लोग। आवाज देखिएगा, पिताजी का आवाज भारी है तो बेटा का भी आवाज भारी हो गया है, ठीक है। गोरा काला, ठीक है, सब घर में गोरा है तो बच्चा काला कहाँ से आ गया भाई, तो वो वेरिएशंस। सब अगर गोरा है बच्चा काला आ गया तो वो वेरिएशंस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पिता और माता गोरा है, बच्चा गोरा हो गया, पिता माता काला है, बच्चा काला हो गया, दोनों में से कोई एक भी काला है तो काला हो गया या गोरा हो गया। तो वो लक्षण जो पिता से माता में या फिर पिता माता से उसके बच्चे में या फिर उसके पोता पोती में, तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस, ठीक। अब आगे आते हैं। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, जेनेटिक्स शब्द दिया है बेटसन ने 1905 में। कब दिया, 1905 में। और इसी जेनेटिक्स में जीन वर्ड लिख लीजिए, देखिए जीन, जीन वर्ड किसने दिया, ये जेनेटिक्स था, जीन, जीन शब्द दिया है जॉनसन ने। कब दिया, 1909 में। तो पहले जेनेटिक्स आया है 1905 में, फिर जीन आया है 1909 में, जॉनसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जीन की खोज की थी, किस प्लांट पर, मटर के प्लांट पर, ठीक। और ये कौन सा मटर है, उद्यान मटर, उद्यान, ठीक है, गार्डन पी, इसको गार्डन पी बोलते हैं इंग्लिश में, गार्डन पी पर इन्होंने खोज की थी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम।
ठीक, तो ये हो गया आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। कब जेनेटिक्स का फादर इनको घोषित किया? 1901 में घोषित किया गया। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये बेटसन को बोलते हैं, वही बेटसन जिन्होंने जेनेटिक्स शब्द दिया था, उसी को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, यानी कि बेटसन को। मॉडर्न जेनेटिक्स, आगे आते हैं। प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक कौन है? मॉर्गन। ठीक, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ए गैरेड। ए गैरेड। तो ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों को जरूर याद रखना, ग्रेगर मेंडल और बेटसन को। आगे आते हैं जीन। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन 1909 में। जॉनसन ने दिया 1909 में। और जीन क्या होती है? अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। जब आप डीएनए पढ़ेंगे डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक ने दिया है, तो उसमें आप देखिएगा कि AUATGC, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस लिंक से जुड़ा हुआ रहता है उसी को जीन बोलते हैं। तो समझिए जीन जो है अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी कोशिका है या सेल है, उसमें 2.2 मीटर का लंबा डीएनए होता है, 2.2 मीटर का। ठीक, और इसमें जो डीएनए है उसमें 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। 46 क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र जो है वो डीएनए का एक भाग है। ठीक, और ये जो 46 क्रोमोजोम है, इन गुणसूत्रों में जीन जो है एक रेखीय क्रम में यानी कि लीनियर सीक्वेंस में व्यवस्थित रहता है। यानी कि जीन जो है वो डीएनए का बना होता है। जीन किसका बना होता है? वो भी डीएनए का ही बना होता है। क्यों? डीएनए में होगा क्रोमोजोम और क्रोमोजोम में जीन, यानी कि जीन जो है वो डीएनए का बना होगा, क्रोमोजोम भी डीएनए का बना होगा। आगे आते हैं। मानव की प्रत्येक सेल में कितना जीन पाया जाएगा? लगभग 30,000 जीन। 30,000 जीन, कहीं कहीं ये 35,000 भी देता है, तो दोनों याद रखिएगा। 30,000 जीन या 35,000 जीन लगभग पाए जाते हैं। ठीक, और ये अगर 30,000 जीन है, अब समझ लीजिए कि ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाएगा, मैक्सिमम जीन कहाँ पर पाया जाएगा? हम लोग पढ़े थे 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस 46 गुणसूत्र में गुणसूत्र संख्या 1 पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीन्स पाए जाते हैं। कितना जीन्स पाए जाते हैं? संख्या भी याद रख लीजिए, 2968। 2968। और मिनिमम जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? ये गुणसूत्र वाई पर पाए जाते हैं। कितना? 231। 231, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं। जीन जो है, जीन हमेशा पेयर में पाया जाता है, युग्म में पाया जाता है, वो अकेला कभी नहीं पाए जाएंगे। और जो भी पेयर में पाए जाएंगे उसका 2 मेंबर होगा, और दोनों सदस्य को, प्रत्येक सदस्य को क्या बोलेंगे? गैमेट यानी कि युग्मनज। गैमेट यानी कि युग्म, जैसे कि मान लीजिए आप XX है और XY है, इसको तोड़ देंगे तो X और X में टूटेगा, ये X और Y में टूटेगा। तो XX हो गया आपका क्या? क्रोमोजोम या जीन, और ये 2 पार्ट में टूटा तो ये गैमेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैमेट्स। अब देखिए कुछ शब्दावली आपको याद रखना है जो कि बार बार इसमें यूज होगा, जैसे होमोजाइगस या समयुग्मजी। ठीक है, होमोजाइगस या समयुग्मजी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेम टाइप ऑफ जीन पेयर का बना होगा। क्या किसका बना होगा? इसमें सेम टाइप ऑफ जीन पेयर मिलेगा, जैसे कि टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्योर जीन, शुद्ध जीन। ठीक है, जैसे टी हो गया, इसको बोलते हैं शुद्ध लंबा। क्या बोलते हैं? शुद्ध लंबा। स्मॉल टी को बोलेंगे शुद्ध बौना। कैपिटल आर को बोलेंगे शुद्ध गोलाकार। स्मॉल आर को बोलेंगे शुद्ध झुर्रीदार पौधे। कैपिटल वाई को बोलेंगे शुद्ध पीले, और स्मॉल वाई को बोलेंगे शुद्ध हरे। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका एक लक्षण बता रहा है लंबा। अगर कैपिटल टी हो गया तो हो गया लंबा, शुद्ध लंबा, और स्मॉल टी हो गया तो शुद्ध बौना। यानी कि ये एक लक्षण बता रहा है, ये दोनों भी एक लक्षण बता रहा है, और ये दोनों भी एक लक्षण बता रहा है। तो ये लक्षण अगर उसका सेम, मतलब जीन का जो पेयर है वो सेम टाइप का मिले, यानी कि दोनों अगर कैपिटल या दोनों स्मॉल, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस, यानी कि पेयर, शुद्ध शुद्ध जीन बोलेंगे। उसी तरह हेट्रोजाइगस में क्या हो गया कि आपका एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल,
यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये आपका क्या होगा, इसमें जो जीन पेयर होगा उसमें दोनों युग्मनज क्या होगा, असमान होगा, यानी कि एक कैपिटल दूसरा स्मॉल। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप्स का जीन पेयर में मिले। ठीक, और ये आपका इम्प्योर जीन, अशुद्ध जीन भी कहलाता है। ठीक, और याद रखना है ये जो होमोजाइगस है यानी कि समयुग्मजी और हेट्रोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी, इस दोनों शब्द का नाम किसने दिया है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये नाम भी बेटसन ने ही दिया है। याद रखिए वही बेटसन जिसने जेनेटिक्स शब्द दिया था 1905 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीन की 3 इकाई होती है। जीन हम लोग पढ़े थे कि सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कहाँ पढ़े थे, देखिए यहाँ हो गया। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन है। ठीक, लेकिन इसका भी 3 इकाई है। कौन कौन है देखिए, जीन की 3 इकाई है। सबसे पहला सिस्टॉन। सिस्टॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, यानी कि क्रियात्मक इकाई। आपसे पूछ लेगा कि जीन की क्रियात्मक इकाई कौन है, आपको क्या मारना है आंसर, सिस्टॉन, सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन मारना है। वही आपसे दूसरा जो है इसका इकाई वो है रेकॉन। रेकॉन नाम से ही पढ़िएगा, रेकॉन। ठीक है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉम्बिनेशन, रेकॉन, इसको जो बनाइएगा जब, तो रेकॉन का मतलब रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन इकाई, पुनर्योजन इकाई। ठीक, और तीसरा है म्यूटॉन। म्यूटॉन यानी कि म्यूटेशनल यानी कि उत्परिवर्तन इकाई। म्यूटॉन क्या होता है, ये आपके जीन को पूरी तरह से चेंज कर देने की क्षमता रखता है म्यूटॉन। जैसे कि एक मूवी देखे होंगे आप, उसमें छिपकली जो है, छिपकली पे एटम बम या गिराया जाता है कहीं पे, तो छिपकली में जो है उसके कारण जीन का चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो छिपकली डायनासोर में बदल जाता है। तो वो म्यूटॉन ही है वो, यानी कि म्यूटेशनल यूनिट है। किसका, जीन का। जीन का 3 यूनिट है। पहला सिस्ट्रॉन यानी ये क्रियात्मक इकाई है यानी कि फंक्शनल यूनिट है। दूसरा है रेकॉन यानी कि रिकॉम्बिनेशन, ये पुनर्योजन इकाई है। और म्यूटॉन है तीसरा, ये म्यूटेशनल यूनिट है। और ये भी याद रखिएगा कि म्यूटेशन जो है यानी कि उत्परिवर्तन, इसका सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डिब्रिज। किसने दिया था, ह्यूगो डिब्रिज ने। किस पर दिया था, इवनिंग प्राइम रोज नामक प्लांट पर। किसमें, इवनिंग प्राइम रोज नामक पादप पर। ये भी आपको याद रखना, किस प्लांट पर दिया था वो भी बहुत जरूरी है याद रखना। आगे आते हैं, विकासवाद का सिद्धांत यानी कि इवोल्यूशन का सिद्धांत, ये किसने दिया था, तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। हम लोग पढ़े हैं विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन जो है एक बुक लिखे थे, जिस बुक का नाम आपको याद रखना है, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये कब लिखा था, बहुत पहले 1859 में लिखा था इन्होंने, 1859 में। और इन्होंने एक चीज और दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये भी दिया था चार्ल्स डार्विन ने, ये भी दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं होमोजाइगस यानी कि जहां पर दोनों सेम हो, और हेट्रोजाइगस जहां पे दोनों डिफरेंट हो, दोनों अलग हो, दोनों जीन का पेयर अलग अलग हो, यानी कि एक कैपिटल दूसरा स्मॉल। इसी हेट्रोजाइगस का एक पार्ट है एलील, इसी का एक पार्ट है एलील, हेट्रोजाइगस का ही पार्ट है, इसको देख लेते हैं। एलील क्या होता है, एलील यानी कि युग्म विकल्पी एलील, यानी कि ऐसा जीन पेयर जिसके दोनों सदस्य एक ही लक्षण के दो विपरीत रूपों को दर्शाते हैं। एक ही लक्षण है यानी कि लंबा है तो लंबा, दो विपरीत रूपों को दिखाएंगे, यानी कि जैसे टी है एक लक्षण, वो लंबा बताता है, और स्मॉल टी जो है वो बौना बताता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को मिला देंगे तो ये बनेगा एलील। क्या बनेगा, एलील, जो कि लक्षण आकृति, लक्षण इसका क्या है, आकृति है। क्या है, आकृति है। लक्षण आपका क्या है, नहीं लक्षण इसका ये है, लंबा या लंबापन, ऊंचाई, लंबाई, लक्षण क्या है, लंबाई। ठीक, उसी तरह आपका आर जो है वो गोल बीज है, और स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर वो है झुर्रीदार बीज। ठीक, और इस कैपिटल आर और स्मॉल आर को मिला दिया जाएगा तो ये बना देगा एलील। ठीक है, यानी कि एलील जो है वो एक तरह का हेट्रोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी होता है। क्यों होता है विषम युग्मजी, क्योंकि विषम युग्मजी हम लोग पढ़े हैं कि दोनों इसका अलग अलग होता है, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर। ठीक, दोनों जो युग्मनज है वो अलग अलग होता है। ठीक, इसको पहचानने का क्या तरीका है एलील का, एक आपका कैपिटल होगा और दूसरा आपका स्मॉल होगा, तो ये तरीका है एलील को पहचानने का। याद रखिएगा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द जो है वो आपका बेटसन दिए थे, तो यहाँ पे एलील जो एक हेट्रोजाइगस प्लांट है
वो शब्द भी बेटसन ही देंगे। ठीक, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और एलील, ये शब्द भी कौन दिया है? बेटसन ने। आगे आते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसमें अंतर क्या है? ये शब्द आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है, आपको ये याद रखना है कि कौन जीनोटाइप है और कौन फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप समझिए क्या है कि ऐसा लक्षण जो आप बाहरी आकार, जो कि किसी भी जीव की बाहरी आकार, ठीक है, बाहर का बनावट देखकर, आकृति, बनावट, आकारिकी, मॉर्फोलॉजी वगैरह देख के आप बता सकते हैं। जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, आप देखिएगा, आपको किसी को बोलिएगा लंबा है कि नाटा है कि चौड़ा है कि पतला है कि काला है कि गोरा है, ये आपको बाहर से ही देख के पता चल जाएगा। ठीक, मतलब कोई सामान्य व्यक्ति भी देखकर इसको बता देगा कि वो इसका क्या लक्षण है। तो ऐसा लक्षण जो बाहरी व्यक्ति देख कर ही बता दे, तो वो फेनोटाइप कहलाते हैं। जैसे गोरा, काला, लंबा, बौना, बाल का रंग, शरीर का बनावट, तो ये आपका जो है ये फिनोटाइप में आ जाता है। किसमें आ जाता है? फिनोटाइप में। ठीक, लक्षण प्ररूप, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप। लेकिन जीनोटाइप क्या होता है? जीन प्ररूप, ये किसी जीव की आंतरिक जीनीय संरचना है, ये इंटरनल संरचना है, इसको कोई बाहर से देख के नहीं बता पाएगा। यानी कि वैसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते, ठीक है, जैसे जीन या डीएनए, एटीसी का जानकार, इसको कौन, जैसे कि फिनोटाइप को कौन देख सकता था? कोई सामान्य व्यक्ति भी देखेगा तो बता देगा कि लंबा है कि गोरा है, काला है। लेकिन जीनोटाइप को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बता पाएगा, इसे जीन या डीएनए का कोई जानकार व्यक्ति ही बता पाएगा। ठीक, इसे समझ सकते, जैसे कि किसी व्यक्ति का इमोशन, उसका बिहेवियर, कोई रूड बिहेवियर का है, कोई बढ़िया बिहेवियर का है, इंटेलिजेंस, लॉजिकल एबिलिटी, ये सब जो है वो व्यक्ति का क्या बोलते हैं, बाहर से देख के नहीं पता चलता है, वो उसका जीनोटाइप में आ गया, यानी कि जीन प्रारूप में आ गया। अब एक चीज समझ लीजिएगा, इस दोनों में क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर ए और बी दो व्यक्ति है, उसका फिनोटाइप अगर सेम है, फिनोटाइप यानी कि बाहर से देखने में लंबा चौड़ा वगैरह दिख रहा है, सेम दिख रहा है, फिनोटाइप अगर सेम है, तो जरूरी नहीं कि जीनोटाइप सेम हो। जीनोटाइप सेम हो ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि उसका इंटेलिजेंस, उसका बिहेवियर, उसका इमोशन सेम ही हो। ठीक, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द जो है वो जोहानसन ने दिया था। ठीक, और इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं कि अगर जीनोटाइप सेम है, आंतरिक संरचना सेम है, तो फिनोटाइप भी सेम ही होगा। ये देखिए बहुत मतलब डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको समझना ये पड़ेगा कि जीनोटाइप अगर सेम है, यानी कि कोई व्यक्ति इंटरनल रूप से समान है, तो फिनोटाइप यानी कि बाहरी रूप से भी वो समान होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर फिनोटाइप सेम है, बाहर से दिखने में लंबा चौड़ा गोरा सब सेम है, तो जीनोटाइप सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, और याद रखिएगा फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था, जोहानसन ने। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसको रिवीजन मार लेते हैं एक बार। ठीक है, जेनेटिक्स, जिसमें लक्षण का ट्रांसफर होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। ठीक है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? बेटसन ने दिया था 1905 में। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीन की खोज की थी। किस पर खोज की थी? मटर के प्लांट पर। और मटर के प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का बात करें तो बेटसन। और प्रयोगात्मक अनुवांशिकी यानी कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का बात करें तो वो हो जाएगा मॉर्गन। और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स का बात करें तो ये हो जाएगा ए गैरड। ठीक है, जीन शब्द दिया था जॉनसन 1909 में। और ये हम लोग जीन का तीन पार्ट देखे थे, जीन की तीन इकाई, ये आप याद रख सकते हैं। सिस्ट्रॉन जो है क्रियात्मक इकाई, रेकॉन जो है रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन इकाई, और म्यूटॉन यानी कि म्यूटेशनल इकाई। और म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था ह्यूगो डिब्रिज। किस प्लांट पर दिया था? इवनिंग रोज, इवनिंग प्राइम रोज प्लांट पर, इवनिंग प्राइम रोज, ईपीआर, ईपीआर यानी कि इवनिंग प्राइम रोज नामक प्लांट पर दिया था। और आप एक चीज, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस में हम लोग पढ़े हैं कि सेम टाइप ऑफ जीन होगा, यानी कि दोनों कैपिटल होगा या तो दोनों स्मॉल होगा। और हेट्रोजाइगस में क्या होगा? या तो एक कैपिटल एक स्मॉल। और होमोजाइगस को ही बोलते हैं शुद्ध जीन, और हेट्रोजाइगस को बोलते हैं अशुद्ध जीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एलील जो है, एलील, ये एक तरह का हेट्रोजाइगस ही है, क्योंकि एक कैपिटल होता है तो दूसरा स्मॉल होता है। ठीक, आगे जीनोटाइप फिनोटाइप भी समझ गए कि फिनोटाइप क्या है? जो बाहर से लक्षण दिखेगा, बाहरी लक्षण, गोरा काला वगैरह।
और जीनोटाइप क्या है? इंटरनल, आंतरिक लक्षण, जैसे कि इंटेलिजेंस, लॉजिकल एबिलिटी, इमोशन, ये सब उसका जीनोटाइप में आ गया। अब समझिए, फिनोटाइप सेम है तो जीनोटाइप सेम होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप सेम होगा, ये होगा ही होगा। ठीक, आगे आते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। समझिए, इसको ऐसा समझना है कि ए कोई जाति है या स्पीसीज है। ठीक है, ए कोई जीव है, कोई जीव है, मान लीजिए ए कोई जीव है, ठीक है, या स्पीसीज है। अब बी कोई जीव है या स्पीसीज है। ठीक है, तो ए में कुछ लक्षण अच्छा होगा, ए में क्या होगा? कुछ अच्छा लक्षण, और बी में भी क्या होगा? कुछ अच्छा लक्षण। ठीक है, दोनों में अपना अपना कुछ अच्छा, कुछ डिमेरिट, कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट होगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग संकरण करवाते हैं यानी कि प्रजनन करवाते हैं या निषेचन करवाते हैं, ठीक है, प्रजनन या निषेचन करवाते हैं ए और बी का, यानी कि दोनों जाति ए और बी का जब प्रजनन करवाते हैं तो क्या होता है? ये ए का भी जो बच्चा पैदा होगा उसमें ए का भी अच्छा लक्षण होगा, बी का भी अच्छा लक्षण होगा, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर, ए का डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और बी का डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, दोनों का डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो एक ही जीव में सभी अच्छे लक्षण का समावेश हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। दो भिन्न जाति या जीव के अच्छे लक्षणों का एक ही जीव में समावेश करना हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कहलाता है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। इस प्रक्रिया में जो जीव बनेगा उसको बोलेंगे हाइब्रिड या संकर कहलाते हैं। हाइब्रिड या इसको क्या बोलेंगे? संकर कहलाते हैं। हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड प्लांट बहुत सारा होता है। ठीक है, दो प्लांट को मिला के एक तीसरा प्लांट बना देता है तो हाइब्रिड प्लांट बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमेशा डोमिनेंस नेचर को ही लेगा। ठीक है, खराब नेचर को नहीं लेगा, अप्रभावी लक्षण को नहीं लेगा, हमेशा प्रभावी लक्षण को लेगा। जैसे कि आप समझिए, लंबा और बौना में प्रभावी कौन होगा? लंबा प्रभावी होगा। ठीक, और जो भी प्रभावी होगा उसको कैपिटल से लिखते हैं। ठीक, तो कैपिटल टी हो गया लंबा और स्मॉल टी हो गया बौना। ठीक, उसी तरह आपका वाई जो है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई दिखाएगा आपका पीला कलर को और स्मॉल वाई दिखाएगा आपका हरा कलर को। तो ये आपका डोमिनेंट है, ये आपका रिसेसिव नेचर है। ठीक है, उसी तरह आपका आर और स्मॉल आर, आर जो है आपका गोल गोल बीज है, गोल बीज, और स्मॉल आर जो है वो झुर्रीदार बीज है, झुर्रीदार बीज है। तो ये आपको समझिएगा, कैपिटल आर जो डोमिनेंट नेचर है, यानी कि जब ये दोनों को संकर करवाएंगे आर और आर को, तो ये था गोल और ये झुर्रीदार बीज, जब इसको संकर करवाएंगे तो ये गोल बीज ही बनेगा, क्योंकि गोल बीज जो है वो डोमिनेंट है, प्रभावी है। प्रभावी लक्षण हमेशा अपने आप को वहां पर आगे दिखाएगा। जैसे एक दोस्त इंटेलिजेंट है और एक मूर्ख है। ठीक है, इंटेलिजेंट और मूर्ख को जब संकरण करवाएंगे, इंटेलिजेंट वाला क्या बोलेगा? मूर्ख को, भाई तू चुप रह, हम बहुत तेज हैं, हमको बोलने दो। तो इंटेलिजेंट नेचर ही बच्चा में आएगा, यानी कि अच्छा और खराब लक्षण अगर हम लोग साथ में दिखा रहे हैं तो अच्छा लक्षण ही आगे आएगा। इसी को बोलते हैं संकरण, यानी कि अच्छा लक्षण और अच्छा लक्षण को अगर मिलाते हैं, प्रजनन करवाते हैं या निषेचन करवाते हैं, तो एक ही जीव में सभी अच्छे लक्षण का समावेश हो जाता है। ये आपका हो जाता है संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। गधा यानी कि डंकी। ठीक है, गधा जो है इसमें बोझ ढोने की काबिलियत है, बोझा ढोने की काबिलियत है, और घोड़ा जो है इसमें तेज भागने की काबिलियत है। आदमी सोचा कि भाई घोड़ा तो बोझा नहीं ढोएगा और गधा तेज नहीं दौड़ेगा, तो दोनों को मिला देते हैं। तो गधा और घोड़ा को जब मिला दिए तो उससे बना खच्चड़, खच्चड़ बना, म्यूल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूल। तो ये खच्चड़ में क्या है? स्पीड जो है वो घोड़े की तरह है। ठीक है, पूरा तरह नहीं, पूरा घोड़ा की तरह नहीं है, कुछ घोड़ा से कम है, लेकिन फिर भी लगभग घोड़ा से मतलब गधा से अच्छा है, घोड़ा से कम है। ठीक, तो स्पीड इसका घोड़े की तरह है लगभग, और बोझा ढोने की भी पावर है इसमें, ये दोनों का लक्षण रखता है। ये इसका पॉजिटिव गुण है। ठीक है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव गुण क्या है? ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, यानी कि जनन में अक्षम हो जाता है, ये स्टेराइल है यानी कि बांझ है। यानी कि इस दोनों को जब मिलाएं तो इसका सारा अच्छा गुण तो चला गया, स्पीड घोड़े की तरह, अब बोझा ढोने की पावर भी इसमें आ गया। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव नेचर इसमें चला गया। ठीक है, लेकिन एक इसमें अलग से नेचर वेरिएशन पैदा हो गया, बताया था विभिन्नता, वेरिएशन क्या पैदा हो गया कि ये स्टेराइल हो गया, बांझ हो गया। ठीक, तो ये भी आपको समझना है कि जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो जरूरी नहीं कि सब आपका अच्छा ही होगा,
कुछ उसमें डिमेरिट्स भी आएगा। ये आप देखिएगा लाइगर, लाइगर यानी कि एल आई, इसका जो वर्ड है एल आई का मतलब हो गया लाइन, और गर मतलब टाइगर, यानी कि लाइन और टाइगर को मिलाया है। तो लाइन का एल आई लिया है, टाइगर का जी ई आर लिया है, तो लाइगर। तो इसमें मेल है आपका लायन और फीमेल है टाइगर, यानी कि मेल और फीमेल। उसी तरह जब उल्टा कर लेंगे, मेल में टाइगर को ले लेंगे और फीमेल में लायन को ले लेंगे, तो ये टाइगन बन जाएगा। टाइगन यानी कि टाइगर और लायन। तो टाइगर का टी आई जी ले लिए, लायन का एल आई ओ एन ले लिए, टाइगन बन गया। ठीक है, इसको आप नेट पे सर्च करके इसका फोटो देखिएगा। ठीक है, फोटो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइगर क्या है और टाइगन क्या है, ये आपको समझ में आएगा। तो ये जो बना लाइगर और टाइगन, ये आपका क्या बना, ये हाइब्रिड बना, यानी कि संकर बना। संकर, दो जीन्स मिलाकर एक अच्छा जीन बना दिया, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ना तो ये टाइगर की तरह है, ना तो लायन की तरह है। ठीक है, दोनों के बीच का एक क्या बोलते हैं, दोनों के बीच का एक संतति है। आगे आते हैं, अगला चीज समझते हैं। मान लेते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई जो है दो जीन है। ठीक है, ये पेरेंट है, क्या है, पेरेंट यानी कि जनक। अब इससे क्या हो गया इससे F1 पीढ़ी बना, पहला पीढ़ी बना ए बी सी और डी। इससे पहला पीढ़ी कौन बना, ए बी सी और डी। ठीक है, F1 पीढ़ी का मतलब हो गया फीलियल वन, फीलियल वन पीढ़ी। ठीक है, ये पहला पीढ़ी ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें ऑटो ब्रीडिंग, अब इसमें क्या होगा, अब ऑटो ब्रीडिंग होगा, यानी कि ए बी से, बी सी से, बी डी से, फिर ए सी से, ए डी से, लास्ट में ए डी से, बी डी से। ये आपका ऑटो ब्रीडिंग होगा, खुद में ही ये ब्रीडिंग करेगा। और खुद खुद में ब्रीडिंग करने के बाद इसका दूसरा पीढ़ी बनेगा F2 पीढ़ी, यानी कि फीलियल 2 पीढ़ी। और इसमें मान लीजिए ए बी सी डी से ये क्या बन गया, ई एफ जी एच आई जे के एल। ये इसका इतना सारा चीज बन गया। तो ये आपको समझ लेना है कि जब भी कोई पेरेंट होगा, ठीक है, उससे पहला पीढ़ी बनेगा जिसको F1 पीढ़ी नाम देंगे, और दूसरा पीढ़ी बनेगा उसको F2 पीढ़ी नाम देंगे। F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। अब इस दोनों पीढ़ी से हम लोग समझेंगे कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है क्या, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर है क्या। डोमिनेंट का मतलब हो गया प्रभावी और रिसेसिव का मतलब हो गया अप्रभावी लक्षण। ठीक, अब आते हैं, देखिए ऊंचाई। मेंडल जो है, मेंडल, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे कि मेंडल ने क्या किया था, 7 जोड़े पौधे लिए थे, 7 जोड़े पौधे मटर के। ठीक है, और उसमें 7 गुणों पर उन्होंने अवलोकन किया था, 7 गुण पर अवलोकन किया था। 7 गुण पर उन्होंने एक्चुअली उन्होंने देखा था 34 गुण। उन्होंने मटर के प्लांट पर 34 गुण को देखा था, 34 लक्षण देखा था। कितना लक्षण देखा था, 34। लेकिन स्टडी किया केवल 7 लक्षण पर। वो 7 लक्षण कौन कौन है, ऊंचाई नहीं, इसको लंबाई बोल दीजिए। ऊंचाई बोलिए, लंबाई बोलिए, एक ही बात है, लंबाई। ठीक है, लंबाई। तो लंबाई लक्षण हो गया, पहला लक्षण हो गया लंबाई, दूसरा लक्षण हो गया स्थिति, तीसरा लक्षण हो गया आकृति, चौथा लक्षण हो गया रंग, पांचवा लक्षण हो गया पुष्प का रंग, फूल का रंग, छठा लक्षण हो गया बीज की आकृति, और सातवां लक्षण हो गया बीज का रंग। ये 7 लक्षण पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने देखा कि हर लक्षण का एक प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण। जैसे लंबाई में बात किया, तो जब हम लोग लक्षण लंबाई का बात करते हैं, तो लंबाई का 2 तरीका है, टॉलनेस यानी कि लंबापन, और ड्वार्फनेस यानी कि बौनापन। ठीक है, तो इसमें इसको देखा गया कि जो टॉलनेस, टॉल कैरेक्टर होता है वो प्रभावी होता है, टॉल कैरेक्टर जो है वो प्रभावी होता है, और ड्वार्फ बौनापन जो है वो अप्रभावी है। ठीक है, यानी कि जो भी प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, वो कैपिटल टी से दिखाया जाएगा और अप्रभावी को स्मॉल टी से दिखाया जाएगा। यानी कि प्रभावी अक्षर को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा और अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हम बताए थे जीन हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, और इसको अलग कर देंगे टी और टी को, तो ये गैमेट बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तो जब दो जीन एक साथ हो, यानी कि जीन हो, ये टी क्या है, एक जीन है, और ये शुद्ध जीन है। हम बताए थे शुद्ध यानी कि होमोजाइगस। होमोजाइगस कब होता है, जब दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो। ठीक है, जब दोनों कैपिटल टी है तो इसको बोलेंगे शुद्ध लंबा, और जब दोनों स्मॉल टी है तो इसको बोलेंगे शुद्ध बौना। ठीक है, शुद्ध बौना। ठीक है, हम बताए थे
और जब इसका पहला पीढ़ी आएगा, देखिए जब इसका पहला पीढ़ी आएगा, इसको समझिए, पहला पीढ़ी आएगा टी टी और स्मॉल टी को जब हम लोग मिलाएं तो क्या होगा, देखिए यहाँ समझते हैं। ये शुद्ध लंबा प्लांट है टी टी, और ये शुद्ध बौना प्लांट है स्मॉल टी स्मॉल टी। जब इसमें संकरण मतलब मिलाया जाएगा इसको, तो ये टी इसका स्मॉल टी से मिलके क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये टी इसका स्मॉल टी से मिलकर बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये टी इसका स्मॉल टी के साथ मिलकर बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये टी इसका स्मॉल टी के साथ मिलकर बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये चारों एक ही जैसा प्लांट मिल गया, और ये F1 पीढ़ी हो गया, यानी कि अशुद्ध लंबा। इसको अशुद्ध नाम क्यों दिए, क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी कि ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्ध। जब दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल हो तो उसको शुद्ध बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध लंबा या शुद्ध बौना। लेकिन जब एक कैपिटल एक स्मॉल हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अशुद्ध। तो देखिए अब एक चीज इसमें समझिएगा, इसको अशुद्ध बौना क्यों नहीं बोला, अशुद्ध लंबा क्यों बोले। कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ दोनों है, तो कैपिटल टी का मतलब है लंबा और स्मॉल टी का मतलब है बौना। और लंबा और बौना में कौन प्रभावी है, लंबा, इसीलिए इसको अशुद्ध लंबा बोले। लंबा इसलिए बोले क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी प्रभावी है। और इसको अशुद्ध क्यों बोले, क्योंकि दोनों एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब इसका दूसरा पीढ़ी, मान लेते हैं ये दोनों अपने में ही, आप मान लीजिए अगर अपने में ही ये मिलता है, अगर मान लीजिए ऑटो ब्रीडिंग करता है, स्वप्रजनन करता है, तो ये फिर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में जब मिलेगा तो इसका टी इस टी के साथ मिलकर कैपिटल टी बनाएगा। फिर ये टी इस स्मॉल टी के साथ मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। फिर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। फिर ये स्मॉल टी के साथ मिलकर स्मॉल टी बनाएगा। यानी कि शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध बौना। यानी कि आप समझिए ये शुद्ध लंबा आपको कहाँ पर मिला, एक तो आपका फर्स्ट पीढ़ी में था शुद्ध लंबा, और एक आपका थर्ड पीढ़ी में मिला शुद्ध लंबा। उसी तरह ये शुद्ध बौना जो है आपको फर्स्ट पीढ़ी में था और आपको सेकंड में कहीं नहीं मिला शुद्ध, ये आपको थर्ड पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में आपको मिलेगा शुद्ध बौना स्मॉल टी। यानी कि इस चीज को आप समझ सकते हैं कि जो भी आपका प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण, वो आपका F1 और F2 दोनों पीढ़ी में प्रकट होगा, F1 F2 दोनों पीढ़ी में प्रकट होगा। यानी कि ये आपका लंबा था, शुद्ध लंबा शुरू में भी, ठीक है, ये यहाँ पर भी लंबा हुआ और यहाँ पर भी आपको लंबा मिला। यानी कि लंबा जो है, लंबा आपका क्या है, प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। ये आपको पहला पीढ़ी में भी मिलेगा, यहाँ पर F1 पीढ़ी, देखिए ये चारों लंबा है आपका, लंबा पीढ़ी आपको यहाँ पर भी मिला और लंबा आपको यहाँ पर मिलेगा, ये लंबा, ये लंबा, ये तीनों आपको लंबा हो गया, ठीक है। लेकिन आपको अप्रभावी लक्षण यानी कि बौना, बौना क्या है, अप्रभावी लक्षण है, ये आपको पहला पीढ़ी में नहीं मिलेगा, F1 पीढ़ी में आपको नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, ये चारों लंबा है आपका। ये सेकेंड पीढ़ी में मिला आपको शुद्ध बौना, यानी कि स्मॉल टी। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि अप्रभावी लक्षण जो है, जो सीधा आपको F2 पीढ़ी में प्रकट होगा, F1 पीढ़ी में नहीं होगा, ठीक। बौनापन अप्रभावी लक्षण है, सीधा F2 पीढ़ी में दिखा। यहाँ देखिए ये हमको बौनापन जो है F2 पीढ़ी में नहीं दिखा। हम लोग जब इसको ब्रीड करवाए थे तो शुद्ध लंबा भी लिए थे और शुद्ध बौना भी लिए थे, लेकिन बौना जो प्रवृत्ति है इसका पहला पीढ़ी में कहीं नहीं दिखा, सब लंबा है आपका, सब क्या है, सब आपका लंबा है। तो पहला पीढ़ी में आपको लंबा ही दिखेगा, यानी कि लंबा जो है वो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी है। और दूसरा पीढ़ी में आपको, दूसरा पीढ़ी में 3 लंबा 1 बौना, 3:1। चलिए इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। ये आपको बस समझना था, क्या प्रभावी लक्षण किसको बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण किसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बीज हम लोग ले रहे हैं, कैपिटल R गोल बीज और स्मॉल r झुर्रीदार बीज, यानी कि कैपिटल जो दिखा रहा है वो प्रभावी को दिखा रहा है, यानी कि गोल और झुर्रीदार को जब मिलाएंगे तो गोल जो है वो डोमिनेट करेगा, हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाएगा, और झुर्रीदार जो है वो हमेशा अप्रभावी दिखाएगा। कैसे पता चलेगा, ये पहला पीढ़ी में और दूसरा पीढ़ी में दोनों में दिखेगा गोल बीज, लेकिन झुर्रीदार बीज जो है सीधा आपको F2 पीढ़ी में दिखेगा, ठीक है, वो पहला पीढ़ी में नहीं दिखेगा। ये आपको अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं।
अब मेंडल के बारे में हम लोग देखते हैं, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। मेंडल के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ना है इस चैप्टर में। मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया देश में, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और ये ब्रून शहर है, ब्रून शहर वहीं पे ऑस्ट्रिया में, वहाँ के एक चर्च में पादरी थे, ठीक है, पादरी, पोप। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1857 से 64 में। देखिए जन्म हुआ 1822 में और लगभग आपका 35 साल बाद, 35 साल की उम्र में ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, 57 से लेकर 64 तक, यानी कि अपना कितना साल दे दिए? 7 से 8 साल दे दिए अपना एक्सपेरिमेंट में। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका दो खास बात है। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। और इन्होंने हीरेसियम पर भी प्रयोग किया, हीरेसियम, ठीक है, हीरेसियम पर भी प्रयोग किया। आपसे पूछ सकता है कि या क्या ये सिर्फ मेंडल जो है सिर्फ मटर के प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, हीरेसियम के प्लांट पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने मटर के पौधा को ही क्यों चुना एक्सपेरिमेंट करने के लिए? इसको समझ लीजिएगा कि मटर का जो पौधा है वो एक वर्षीय शाक है, एक वर्षीय शाक, ठीक है। इसका मतलब इसको कम टाइम लगता है, ठीक है, उपजने के लिए, मटर को बड़ा होने के लिए कम टाइम लगता है, और ये स्पेस भी कम लेता है, कम स्पेस लेता है, ज़्यादा जगह नहीं लेता है। इसको उगाने के लिए कोई बहुत बड़ा स्पेस का जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए इन्होंने मटर का पौधा लिया। इसका एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है? ये उभयलिंगी पादप है, यानी कि बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि इसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, यानी कि इसके पास मेल और फीमेल दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, यानी कि ये खुद में ही पॉलिनेशन कर सकता है, यानी कि ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है आसानी से। स्वपरागन इसमें बहुत ही आसानी से इजीली हो सकता है, इसीलिए इन्होंने मटर के पौधे को ही लिया। जैसे कि जब परागन होता है तो परागन आपका कितना तरीका से हो सकता है? आपका एयर से हो सकता है, हवा से। हम लोग वेट करेंगे कि एक फूल, फूल में हवा आएगा और फूल का पॉलन ग्रेन को उड़ा के लेके जाएगा और दूसरा फीमेल के पार्ट में उसको लेके जाएगा, तो इतना तो वेट करेगा नहीं कोई। एयर के द्वारा हो सकता है, आपको वाटर के द्वारा हो सकता है, ठीक है, पानी के द्वारा, ठीक, आपको इंसेक्ट के द्वारा, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा, है ना, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, ये तरीका है। लेकिन जो उभयलिंगी पादप होते हैं उनको किसी का जरूरत नहीं है। दो फूल आपका अगल बगल रहते हैं, अगल बगल, तो एक ही फूल से उसका दूसरा फूल में चला जाएगा, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन, ठीक है। और ये बहुत आसान होता है मटर के पौधे में, इसीलिए मटर के पौधे को ही मेंडल ने चुना, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। और मेंडल के प्रयोग का प्रकाशन, ठीक है, मेंडल जो है अपना जो भी प्रयोग किया, जो जितना भी एक्सपेरिमेंट किया, जितना भी मेंडल एक्सपेरिमेंट किया है उसका प्रकाशन किया है किसमें? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन, इस नामक शीर्षक से। शीर्षक का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन। और ये कब प्रकाशन किया है? 1865 से 66 में, 1865 से 66 में, यानी कि समझिए 1822 में जन्म हुआ, ठीक है, 1857 से 64 में ये आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसके जस्ट एक साल बाद 65 से 66 में वो प्रकाशित कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। और इनकी मृत्यु 1884 में हो जाती है, किडनी में एक गुर्दा रोग के कारण, किडनी डिजीज के कारण इनका मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो प्रकाशन किया था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन 1865-66 में, ये इसके कारण भी फेमस नहीं हो पाए, क्योंकि ये उतना फेमस क्या बोलते हैं प्रकाशन नहीं था जहां पर इन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का डाटा कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से किया था, यानी कि इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसमें स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया था। और उस समय कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे, या बहुत कम साइंटिस्ट थे जिनको एक साथ बोटेनी का भी नॉलेज हो और स्टैटिस्टिक्स का भी नॉलेज हो, दोनों का ज्ञान नहीं था। यही कारण था कि इनके एक्सपेरिमेंट को उस समय कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादा डाटा वगैरह का, डाटा का बहुत यूज करते थे, ठीक है, डाटा, ठीक है, तो कोई समझ ही नहीं पाता था। किसी को बॉटनी आता था तो स्टैटिस्टिक्स नहीं, और स्टैटिस्टिक्स आता था तो बॉटनी नहीं, ठीक है। इसके अलावा मेंडल जो थे वो गरीब थे, ठीक है, इसे अच्छी मैगजीन में पब्लिश नहीं करवा पाए, यानी कि कोई जो महंगा मैगजीन था उसमें पब्लिश करवाते तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता, तो ये उसमें पब्लिश नहीं करवा पाए, ठीक है। मेंडल ने जिस समय एक्सपेरिमेंट किया उस समय लोगों का ध्यान ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स पर था, यानी कि उस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर सारे साइंटिस्ट लोग लगे हुए थे, ठीक है।
तो ये भी एक रीजन था कि मेंडल जिस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मेंडल पूरी तरह से इग्नोर हो गए उस समय, ठीक है, क्योंकि सारा साइंटिस्ट लोग ब्रह्मांड, न्यूटन वगैरह जितने भी लोग थे उस समय, वो सारे जितने भी साइंटिस्ट होंगे वो आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर ही लगे। बिग बैंग थ्योरी वगैरह आया था उस समय, आया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो मेंडल पर किसी का ध्यान नहीं गया, ठीक है। तो ये मर गया 1884 में, 1884 में मर गए। 16 साल बीत गया, 1900 वर्ष आता है, 1900। 1900 में कौन आते हैं? ह्यूगो डिब्रिज। तीन साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, तीनों का नाम याद रखना है। ह्यूगो डिब्रिज, इरिक वॉन सेरमेक और कार्ल कोरेंस। याद रखिएगा, ह्यूगो डिब्रिज जो है वो हॉलैंड के रहने वाले हैं, हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड, ठीक है। और इरिक वॉन सेरमेक ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, और कार्ल कोरेंस ये जर्मनी के रहने वाले हैं। ये तीनों जो है 1900 यानी कि 16 साल, मेंडल मर गया 1884 में, उसके 16 साल के बाद इन्होंने मेंडलवाद की खोज की, यानी कि इनका बुक उठा के देखा, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, उसका एक्सपेरिमेंट को उठा कर देखा, तो उन्होंने मेंडल के सिद्धांत को पूरी तरह से सही बताया। क्या बताया? कि जितना भी थ्योरी मेंडल दिया है या जितना भी चीज बताया है मेंडल ने, वो एक एक बात सही है, एक एक बात उसमें सही पाया, कोई भी बात गलत नहीं पाया। और ये साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मेंडल का खोज को अपना नाम नहीं दिया, ये मेंडलवाद की खोज की, यानी कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर चुका था उसी को ये बाद में फेमस किया। तब 1900 में जब इन लोग ने दिखाया कि मेंडल जो भी एक्सपेरिमेंट किया है बहुत पहले और मर गया है वो सही था, इसीलिए 1901 में तब जाके मरने के बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया। किसके प्रयास से? इस तीनों के प्रयास से। इंडिया में रहता तो बोलता नहीं हम ही किए हैं, ये डिस्कवरी हम ही किए हैं। तो ये इस तीनों वैज्ञानिक का समझिए एक तरह से बड़प्पन था। इन्होंने अपना नाम नहीं लिया, इन्होंने मेंडल के बारे में कहा कि मेंडल ने ऐसा करके दिखा चुका है, दिखाए हुए हैं काफी पहले, ठीक है। आगे आते हैं। क्या मेंडल से पहले कोई पाइसम सेटाइवम यानी कि उद्यान मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था? हाँ, नाइट और गॉस जो है एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मेंडल से भी पहले आपका एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के प्लांट पर, ठीक है, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पाया। अब मेंडल का बात करते हैं। ये जो मेंडल है ये आपका मटर के पौधे में कुल 34 लक्षण देखे थे, ठीक है, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट में केवल 7 जोड़ी लक्षण यानी कि 14 लक्षण का ही चुनाव किया। अब देखिए, ये आपका 7 जोड़ी लक्षण हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला लक्षण है इनका तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई। और इसमें प्रभावी लक्षण क्या है? लंबापन। और अप्रभावी लक्षण है बौनापन, यानी कि कैपिटल टी जो है, इसको हम रेड पेन से दिखाते हैं, ठीक है। कैपिटल टी जो है आपका लंबापन, ये आपका है प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी है आपका अप्रभावी लक्षण। यानी कि जब भी लंबा और बौना मिलेगा तो लंबा बनेगा, बौना नहीं बनेगा, पहला पीढ़ी में। दूसरा पीढ़ी में जाके बौना बनेगा। याद रखिएगा, प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में भी मिलता है और F2 पीढ़ी में भी मिलता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण जो है F1 पीढ़ी में नहीं मिलेगा, सीधा जाके F2 पीढ़ी में मिलेगा, ठीक। अगला, पुष्प का रंग। दूसरा लक्षण क्या है? पुष्प का रंग। यानी कि अगर बैगनी और सफेद, यानी कि जब भी फूल का रंग होगा तो उसमें बैगनी रंग प्रभावी होगा, और अप्रभावी रंग कौन सा होगा? सफेद। अप्रभावी रंग कौन सा होगा? सफेद। अगला है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति जो है एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है। एक्सियल जो है यानी कि कक्षीय स्थिति जो है वो प्रभावी है, और टर्मिनल यानी कि अग्रस्त स्थिति जो है अप्रभावी है। पॉड से, पॉड का मतलब होता है फली, पॉड का मतलब क्या होता है? फली। फली की आकृति इसका चौथा लक्षण है। और अगर फूली हुई है, फली जो है इसका फूली हुई, इन्फ्लेटेड, तो वो प्रभावी लक्षण होता है। और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि संकीर्ण, सिकुड़ी हुई, तो वो आपका अप्रभावी लक्षण है। उसी तरह पॉड कलर, पॉड का कलर यानी कि फली का रंग, फली का रंग का बात करें तो हरा जो है वो प्रभावी लक्षण है, और पीला जो है अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। बीज का बात करते हैं, बीज का, ठीक है। बीज की आकृति का बात करेंगे तो राउंड जो है आपका गोल, ये प्रभावी लक्षण है, और रिंकल्ड जो है यानी कि झुर्रीदार, वो अप्रभावी लक्षण है। इसको हम लोग दिखाते हैं किससे? कैपिटल आर से, और इसको दिखाते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। ये हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे आपका, ये वाला लंबापन, बौनापन, राउंड, रिंकल्ड, और ये पीला और हरा वाला। पीला वाला को दिखाते हैं हम लोग कैपिटल वाई से, और हरा वाला को दिखाते हैं स्मॉल वाई से। ये क्या है? बीज का रंग, ये 7वां लक्षण है। बीज का रंग, बीज का रंग पीला होगा प्रभावी, प्रभावी लक्षण, और हरा होगा अप्रभावी लक्षण। यानी कि दो बीज एक पीला और हरा को मिलाएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा? वाई स्मॉल वाई, यानी कि अशुद्ध,
अशुद्ध पीला। क्यों अशुद्ध? क्योंकि ये एक कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। जब भी एक कैपिटल और स्मॉल होगा तो वहां अशुद्ध होगा। और पीला क्यों? पीला इसलिए क्योंकि वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई का मतलब है पीला और स्मॉल वाई का मतलब हरा। पीला और हरा में डोमिनेंट पीला होता है, इसलिए अशुद्ध पीला इसका नाम पड़ा। आगे, दो तरह का क्रॉस होता है यानी कि संकरण। संकरण आपका दो तरह का होता है, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड यानी कि एकल संकर संकरण। ठीक है, एकल एकल संकर संकरण यानी कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य करवाया जाएगा, यानी कि लक्षण सेम है। ठीक है, लक्षण सेम है आपका। ठीक है, जैसे कि लंबा और बौना एक ही लक्षण है, उसमें विपरीत जोड़ी पर आपका अगर संकरण करवाया जाएगा विपरीत लक्षणों पर, तो ये आपका हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि एक लंबा है तो एक बौना है, लक्षण एक ही है, लंबापन, तने की लंबाई। लक्षण क्या है? तने, यानी कि इसमें जितना भी 7 लक्षण है, इसमें से कोई एक लक्षण उठा लो, उसमें विपरीत ले लो, एक लंबा ले लो, एक बौना ले लो। इस दोनों के बीच में जो करवाएंगे वो हो जाएगा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे MHD। इसको शॉर्ट में इस दोनों को करवाएंगे तो क्या लिखेंगे? MHD। MHD मोनो हाइब्रिड क्रॉप, MHC मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और इसमें अब समझते हैं। ये आपका देखिए, ये आपका शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। शुद्ध लंबा, शुद्ध का मतलब हो गया दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल। लंबा है तो दोनों टी, कैपिटल टी, और दोनों स्मॉल है तो शुद्ध बौना हो जाएगा। इसको जब अलग करेंगे दो पार्ट में तो टी टी युग्मनज हो जाएगा, टी टी, और यहाँ पे युग्मनज क्या हो जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें हम बता ही दिए थे कैसे कैसे कौन कौन बनता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों जो है आपका अशुद्ध लंबा बनेगा। चारों क्या बनेगा? अशुद्ध लंबा। और ये F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में देखिए चारों आपका लंबा बन रहा है, चारों आपका लंबा बन रहा है। और F2 पीढ़ी का जब बात करेंगे, मान लीजिए इस दोनों में आपका संकरण हुआ, तो आपका कैपिटल टी और ये कैपिटल टी मिलकर बनाएगा कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा। ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। इसको देखिए, शुद्ध लंबा क्यों बोले? शुद्ध इसलिए बोले क्योंकि दोनों कैपिटल है। लंबा इसलिए बोले क्योंकि लंबा डोमिनेंट है। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी कि दोनों अपोजिट लेटर आ गया तो अशुद्ध हो गया, हेट्रोजाइगस। और स्मॉल टी इसलिए लंबा, यानी कि दोनों, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो दोनों जब विपरीत होगा तो प्रभावी लक्षण दिखेगा। तो लंबा, कैपिटल टी का मतलब लंबा, स्मॉल टी का मतलब छोटा, तो यहाँ पे ये आपका लंबा। ठीक है, इसी तरह ये अशुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? फिनोटाइप रेशियो यानी कि बाहर से देखने पे जो समान लगे। तो बाहर से देखने पे ये 1 2 3 तीनों आपका लंबा है, बाहर से देखने पे तीनों लंबा है, तो 3:1 क्या होगा? 3:1 यानी कि 3 लंबा और 1 बौना। लेकिन इसका जीनोटाइप रेशियो जब पूछेगा, जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप रेशियो इसका अलग होगा। कैसे अलग होगा? शुद्ध लंबा 1 हो गया, अशुद्ध लंबा 2 हो गया, और शुद्ध बौना 1 हो गया। यानी कि लंबा को भी यहाँ दो पार्ट में बांट दिया। एक हो गया आपका शुद्ध लंबा, 2 हो गया अशुद्ध लंबा, और 1 हो गया शुद्ध बौना। यानी कि जीनोटाइप हर एक छोटा छोटा चीज को भी लेगा। लेकिन फिनोटाइप क्या है? बाहर से जो देखेगा बोलेगा अरे ये तीनों तो लंबा है, तो बाहरी चीज को देखेगा। लेकिन जीनोटाइप आंतरिक चीज को भी देखेगा। आगे आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा कि इसका दो को कोई लक्षण उठा लेगा, यानी कि एक तने की ऊंचाई भी ले लिया, पुष्प का रंग भी ले लिया, और दोनों लक्षण को उठा के उसको संकरण करवाएगा। तो इसको देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? द्विसंकर संकरण, यानी कि दो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य करवाया जाएगा। यानी कि एक लक्षण ले लिया बीज की आकृति, और एक बीज का रंग ले लिया। बीज की आकृति का बात करेंगे तो एक गोल बीज को दिखाएंगे कैपिटल आर से, और झुर्रीदार बीज को दिखाएंगे स्मॉल आर से। ठीक उसी तरह बीज का रंग है, ठीक है, पीला है तो कैपिटल वाई, और हरा है तो स्मॉल वाई। ठीक, इस चीज को यहाँ समझिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? शुद्ध गोल पीले। ठीक है, यानी कि कैपिटल आर हो गया, क्या हो गया? कैपिटल आर कैपिटल क्या हो गया? शुद्ध गोल। और कैपिटल वाई कैपिटल क्या, वाई क्या हो गया? शुद्ध पीला। दोनों को मिला दिए तो शुद्ध गोल पीला। उसी तरह आपका स्मॉल हो गया शुद्ध आपका शुद्ध झुर्रीदार, और स्मॉल वाई हो गया शुद्ध हरा। दोनों को मिला देंगे तो शुद्ध झुर्रीदार हरा। अब इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में, आर वाई,
इसको, इसका गैमेट जब तोड़ेंगे तो आर वाई, इसका गैमेट तोड़ेंगे स्मॉल आर वाई तोड़ देंगे। इसको जब मिलाएंगे यहाँ पे, ये जब ऐसे करके मिलेगा तो कैपिटल आर वाई बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी तरह यहाँ भी वही बनेगा, यहाँ भी वही बनेगा, यहाँ भी वही बनेगा। यानी कि ये चारों पौधा जो है आपका F1 पीढ़ी में आपका अशुद्ध गोल पीले बनेगा। ठीक है, यानी कि गोल पीला जो है ये आपका क्या है, प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण, यहाँ पर आपका गोल है प्रभावी, यहाँ पर पीला है प्रभावी। तो पहला पीढ़ी में हम बताए थे कि F1 पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखेगा, प्रभावी लक्षण ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोल और पीला प्रभावी था और झुर्रीदार और हरा अप्रभावी था, वो नहीं दिखेगा। गोल और पीला दिखेगा यहाँ पे। और अशुद्ध, अशुद्ध इसलिए क्योंकि कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स हो गया है। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल है, यहाँ पर सिर्फ स्मॉल है, तो ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर का मिक्सचर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। हम पहले बता दिए थे जब कैपिटल और स्मॉल आ जाएगा दोनों एक साथ तो वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध हो गया, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये आपका गोल हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपका पीला हो गया। आप इस चीज को समझिए, कैपिटल आर स्मॉल आर आपका क्या होगा, गोल ही होगा। या आप आर पे मत जाइएगा, ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा तो वही लक्षण दिखेगा जो आर का है, क्योंकि आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर नहीं दिखेगा। आर क्या है, आपका गोल है। उसी तरह वाई और वाई में कौन सा लक्षण दिखेगा, वाई वाला लक्षण दिखेगा। क्यों, क्योंकि वाई डोमिनेंट है, स्मॉल वाई वाला नहीं दिखेगा। तो वाई आपका क्या है, पीला। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या मिला, अशुद्ध के साथ गोल और पीला मिला। अब देखिए दूसरा पीढ़ी, F1 पीढ़ी में इसको अगर तोड़ देते हैं गैमेट में, ये आपका क्या आ जाएगा, आर वाई स्मॉल आर वाई, या और उसके बाद आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार तरीका से ये टूट सकता है, ये चार तरीका से टूट सकता है। यानी कि आर के साथ वाई, आर के साथ स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। यानी कि चार तरीका है, चार गैमेट है इसका टूटने का, 1 2 3 4। यानी कि ये चार जो है, इस चार को हम यहाँ दिखा दिए हैं। टोटल 16 तरीका है, 4 इंटू 4। ठीक है, मिलने का। ये चार आपका आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, और यहाँ पे ये चार, ये चारों मिलेगा तो ये आपका अंदर में जितना दिख रहा है ये 16 तरीके, 16 चीज आपका बन सकता है। टोटल 16 आपका बन सकता है। ठीक है, बन सकता है। ये F2 पीढ़ी है। अब इसमें समझ जाइएगा, जो शुरू में आपको दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ पे गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, सही, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये ऐसे नहीं होगा, ये आपका होगा ऐसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये होगा आपका शुद्ध गोल पीला। उसी तरह आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपका ये यहाँ पर है स्मॉल वाई, और ये कैपिटल आर वाला यहाँ पर है। ये पहला वाला और लास्ट वाला आपका शुद्ध होगा, सिर्फ यही दोनों शुद्ध होगा। ये आपका क्या होगा, शुद्ध झुर्रीदार हरा। अब बताइए इसमें हम लोग शुद्ध क्यों बोले, इसमें शुद्ध इसलिए बोले क्योंकि सारा कैपिटल है। ठीक है, गोल इसलिए बोले क्योंकि आर डोमिनेंट है, गोल वाला डोमिनेंट है। और वाई इसलिए क्या बोलते हैं, पीला इसलिए बोले क्योंकि वाई जो है वो पीला है। इसमें आपका शुद्ध क्यों बोले, क्योंकि सारा आपका स्मॉल है। या तो आपका सारा कैपिटल रहे या तो सारा आपका स्मॉल रहे तो उसको शुद्ध बोलते हैं। और आपका झुर्रीदार इसलिए बोलेंगे, क्यों बोलेंगे झुर्रीदार, क्योंकि ये आपका स्मॉल आर वाला है, यहाँ पे कैपिटल आर नहीं है। कैपिटल आर रहता तो गोल, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर था तो हम लोग यहाँ गोल बोले, यहाँ स्मॉल आर है तो इसको हम लोग झुर्रीदार बोलेंगे। कैपिटल वाई को हम लोग बोले पीला, तो स्मॉल वाई को क्या बोलेंगे, हरा। शुद्ध झुर्रीदार हरा। उसी तरह आप समझिए, बाकी पहला इसको छोड़ के और इसको छोड़ के बाकी सब आपका 14 गो अशुद्ध है, 14 गो अशुद्ध है। फिनोटाइप रेशियो हम लोग क्या देखेंगे, 9:3:3:1, 9:3:3:1। ये आप इसका याद रखिएगा, 9:3:3:1। और जीनोटाइप रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, 122 412 121, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस में 122 412 121, और सब के बीच में रेशियो, यानी कि 122 है तो उसके बीच में भी रेशियो,
412 है उसके बीच में भी रेशियो, और 121 है तो उसमें उसके बीच में भी रेशियो। ये आपका जीनोटाइप रेशियो। और ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ये रेशियो आपका, ये जो रेशियो है फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो, ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। और यहाँ देखिएगा, ये जो आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई जो है, ये अप्रभावी लक्षण है। क्या है? अप्रभावी लक्षण है। क्यों? क्योंकि ये सीधा आपको F2 पीढ़ी में दिखा है। सीधा आपको कौन पीढ़ी में दिखा? F2 पीढ़ी में। अप्रभावी लक्षण आपको F1 पीढ़ी में नहीं दिखेगा, सीधा F2 पीढ़ी में दिखेगा। ये देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई चारों स्मॉल जो है आपको F1 पीढ़ी में नहीं दिखा था, क्योंकि ये आपका अशुद्ध गोल पीले था। ठीक है, यानी कि अशुद्ध था, ये शुद्ध नहीं था। अशुद्ध जो है आपका सीधा सेकेंड पीढ़ी में मिला, और ये डोमिनेंट नेचर नहीं है, ये रिसेसिव नेचर है, यानी कि अप्रभावी लक्षण है। अब देखिए मेंडल का 3 नियम हम लोग को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। मेंडल का 3 नियम बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है इसको। अगर इसमें समझने में दिक्कत हुआ तो आप दिक्कत कर दीजिएगा। और ऊपर अगर आप समझ गए हैं, ऊपर जितना भी हम समझाएं अगर वो समझ गए हैं बढ़िया से, तो इस 3 नियम में आपका समझिए वही ऊपर वाला रिवीजन होगा, बाकी कुछ नहीं है, ऊपर वाला का ही रिवीजन है। मेंडल के 3 नियम क्या है? पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता के नियम। हम बता ही दिए प्रभावी कौन है, बता ही दिए, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम है। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ गैमेट्स प्योरिटी, यानी कि युग्मकों की शुद्धता के नियम, ये सेकेंड नियम है। और इसका जो तीसरा नियम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इस तीनों नियम को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरह ये पहला नियम है और दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम है। पहला और दूसरा दोनों नियम जो है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, यानी कि MHC पर आधारित है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। और जो तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ, वो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करेंगे? एक ही लक्षण पर बात करेंगे। और इसमें क्या है? दो या अधिक लक्षण पर बात करेंगे, दो या अधिक लक्षण पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 लक्षण पर, डाई हाइब्रिड है ना, तो 2 लक्षण पर बात करेंगे, 2 लक्षण पर। इसमें एक लक्षण पर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला नियम जो है इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बारे में देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? अगर एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा हम लोग ले लिए, शुद्ध लंबा टी और शुद्ध बौना स्मॉल टी, तो ये चारों बनेगा। ये चारों सभी जो है अशुद्ध लंबा है, सभी क्या है? अशुद्ध लंबा। ठीक, अशुद्ध क्यों बोले? क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल है। और लंबा क्यों बोले? क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल वाला डोमिनेंट है, इसलिए लंबा डोमिनेंट है। ठीक, और ये F1 पीढ़ी है, पहली पीढ़ी F1 है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉप में होता है, MHC में। प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण आपको प्रकट होगा जो प्रभावी होगा। देखिए F1 पीढ़ी जो पहला पीढ़ी है, उसमें आपका वही लक्षण प्रभावित हुआ जो प्रभावी है, यानी कि लंबा। यहाँ पे क्या था? लंबापन प्रभावी है, बौनापन अप्रभावी है। ठीक है, अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं प्रकट होगा, बल्कि सीधा F2 पीढ़ी में प्रकट होगा। यही तो हम पहले बता चुके हैं आपको। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका यही था जो पहले बता चुके हैं। लेकिन इसका अपवाद आपका एग्जाम में पूछता है, पहला नियम का अपवाद क्या है? देखिए सबसे पहला अपवाद क्या है? अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये नाम से ही समझ लीजिए इसको, कि प्रभावी लक्षण का प्रकट तो होगा लेकिन पूर्णता प्रकट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एक लंबा है और एक बौना है। ठीक है, लंबा और बौना को मिलाएंगे तो लंबा होगा। ठीक है, लेकिन एकदम इसके जैसा पूरा लंबा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 6 फीट है, ये 5 फीट है, इसको जब मिलाएंगे आपका 6 फीट से बड़ा आएगा, 6 फीट से छोटा आएगा, 5 फीट से बड़ा आएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है 5 फीट 8 इंच है, ठीक है, या 5 फीट 11 इंच है। ठीक है, लेकिन 6 फीट से बड़ा नहीं आएगा। यानी कि प्रभावी लक्षण प्रकट तो होगा, लंबा तो बोलेंगे उसको, लेकिन पूर्णता प्रकट नहीं होगा। ठीक है, कुछ हद तक वो चेंज होगा। जैसे कि इसका पहला नंबर एग्जाम्पल है, अपूर्ण प्रभाविता का पहला एग्जाम्पल है मीराबिलिस जलापा, यानी कि गुलाबास, इसी को गुलाबास भी बोलते हैं, या 4 o'clock प्लांट, क्योंकि ये सुबह में 4 बजे खिलता है। ठीक है, ज्यादा प्रभावी होता है इसलिए इसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं।
मिराबिलिस जलापा इसका नाम है, ठीक है। और इसमें समझिएगा, इसका लाल फूल है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, ब्रीड जब करवाया जाता है तो लाल फूल प्रभावी लक्षण है और सफेद फूल अप्रभावी लक्षण है। जब लाल फूल और सफेद फूल को जब मिलाया जाता है तो ये गुलाबी फूल बनता है, पिंक पिंक निकलता है। तो ये तो आप होना क्या चाहिए था इस नियम के हिसाब से, नियम के हिसाब से लाल और सफेद मिलेगा तो प्रभावी कौन है, लाल है, तो यहाँ लाल होना चाहिए था, गुलाबी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर लाल होना चाहिए था। लेकिन ये लाल ना तो लाल हुआ ना तो सफेद हुआ, ये लाल और सफेद के बीच में एक ऐसा कलर चुना जो कि गुलाबी है, जो कि ना तो लाल है ना तो सफेद है। तो ये आपका अपूर्ण प्रभाविता है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यानी कि लाल का पूरा तरह से प्रभाव जो है वो यहाँ पर हम लोग नहीं देख पाए। स्नैपड्रैगन, इसको कुत्ता पादप भी बोलते हैं, ठीक है, या एंटीराइनस भी बोलते हैं, इसको एंटीराइनस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका फूल जो है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का फूल और एक व्हाइट कलर का फूल को मिलाया गया, ठीक है। याद रखिएगा, ब्लैक कलर का फूल जो है इसमें प्रभावी था और व्हाइट कलर का फूल जो है वो अप्रभावी था। जब इस दोनों को मिलाया गया तो बनना चाहिए था ब्लैक, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर का फ्लावर बन गया। किस तरह का फ्लावर बन गया, ब्लू कलर का। तो ये भी आपका अपूर्ण प्रभाविता का नियम को शो करता है। अगला है एंडाल्यूशियन मुर्गा, एंडाल्यूशियन मुर्गा, एंडाल्यूशियन मुर्गा, एंडाल्यूशियन मुर्गा, ठीक है। इसमें पंखों के रंग में आपका देखा गया कि ये प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता शो कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ब्रीड और सेकेंड ब्रीड का जो रंग है वो इसका पीढ़ी में वो डोमिनेंट जो है, प्रभावी जो है वो गुण नहीं आ रहा है, बल्कि इस दोनों के बीच का कोई गुण आ रहा है, यानी कि पूर्व प्रभावी और अप्रभावी के बीच का कोई कलर आ रहा है। वो किसमें दिखता है, एंडालुशियन मुर्गा में, पंखों के रंग में इसमें देखा गया था। तो आपका अपूर्ण प्रभाविता जो है वो पहला नियम का अपवाद है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि अपूर्ण प्रभाविता जो है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, वो पहला नियम का अपवाद है। और इसका 3 एग्जाम्पल कौन है, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन और एंडालुशियन मुर्गा, एंडालुशियन मुर्गा, ये तीनों इसका एग्जाम्पल है। आगे आते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल जो है सह प्रभाविता, यानी कि को डोमिनेंस। ये नाम से ही पता चलता है कि F1 पीढ़ी में आपको प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी है, ठीक है, और अप्रभावी लक्षण जो है F1 पीढ़ी में नहीं प्रकट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण प्रकट हो जाता है। इसको बोलते हैं सह प्रभाविता, यानी कि को डोमिनेंस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में चितकबरा पशु, चितकबरा पशु, जैसे कि मान लीजिए एक ब्लैक कलर का काव हम लोग लेते हैं और एक व्हाइट कलर का काव लेते हैं, यानी कि एक काली गाय और एक सफेद गाय। तो काली जो है वो प्रभावी लक्षण है और सफेद जो है वो अप्रभावी लक्षण है। तो जब इस दोनों को मिलाया जाता है, हाइब्रिड करवाया जाता है, आपका काला पशु तो प्राप्त होगा, लेकिन उस पर उजला उजला स्पॉट, चकता पाया जाएगा, उजला उजला, इसी को बोलते हैं चितकबरा पशु। ये किसका एग्जाम्पल है, सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और ये किसका अपवाद है, फर्स्ट नियम, मेंडल के फर्स्ट नियम का अपवाद है। याद रखिएगा, आपसे फर्स्ट नियम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि आपका पहला प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखेगा, अप्रभावी नहीं दिखेगा, अप्रभावी नहीं दिखेगा पहला पहला पीढ़ी में, ठीक है। और इसका सप्रभाविता का और एग्जाम्पल क्या है, मुर्गियों में 2 रंग, मुर्गी लोग में जो 2 रंग होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ए बी ब्लड ग्रुप, हम लोग का ए बी ब्लड ग्रुप जो है, देखिएगा एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप आपका ए बी होता है। ये कैसे होता है, वो ए और बी दोनों का सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस है, ये दोनों मिलकर आपको ए बी ब्लड ग्रुप बनाता है। ये भी आपसे बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, तो सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। उसी तरह सिकल सेल एनीमिया रोग, सिकल सेल एनीमिया रोग जो है, या इसी को हम लोग बोलते हैं हसियाकार आरबीसी रोग, ठीक है, हसियाकार आरबीसी रोग, ये भी आपका क्या है, सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आगे आते हैं सेकेंड लॉ, मेंडल का जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम इसको बोलते हैं। ये नियम भी आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है, यानी कि एकल संकर संकरण में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये पहला पीढ़ी और दूसरा पीढ़ी, पहला पीढ़ी तो हम बता ही दिए, 4 गो टीटी बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे टीटी 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 टीटी, इसमें से कोई 2 गो उठा लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, पहला पीढ़ी में से इस 2 गो को उठा लेते हैं, ठीक, यहाँ आइए
तो पहला पीढ़ी में से इस दो को उठा लिए और ये दोनों क्या बनाएगा आपका टी टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पर आ गया शुद्ध आपका लंबा, यहाँ पर शुद्ध बौना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, पृथक्करण के नियम, कि प्रथम नियम के अनुसार F1 पीढ़ी, प्रथम नियम के अनुसार क्या था, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होगा, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा। लेकिन F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण हमेशा दबा या छिपा रहेगा, ठीक है, हमेशा क्या दबा या छिपा। देखिए पहला पीढ़ी में आपको नहीं दिख रहा है, सॉरी ऊपर पहला पीढ़ी में आपको आपको अप्रभावी लक्षण नहीं दिखेगा, हमेशा क्या रहेगा, वो दबा रहेगा या छिपा रहेगा। परंतु जब भी वो प्रकट होगा, कहाँ प्रकट होगा, F2 पीढ़ी में, जब भी वो प्रकट होगा उस पर प्रभावी लक्षण का असर नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। वो लॉ ऑफ, जब भी वो सेपरेट होगा, सेग्रीगेशन यानी कि पृथक होगा, तो वो उस पर प्रभावी का लक्षण नहीं दिखेगा, प्रभावी का लक्षण नहीं दिखेगा। इसमें फिनोटाइप रेशियो हम पहले बता चुके, 3:1 लंबा और बौना का रेशियो, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी आपका 2 और स्मॉल टी आपका 1, ठीक है, 1 2 1, ये जीनोटाइप रेशियो है, ठीक है। और तीसरा लॉ जो बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि डाइहाइड्रिक क्रॉप पर आधारित है, यानी कि ये दो लक्षणों पर संकरण कराने पर डिपेंडेंट है। यानी कि इसमें एक लक्षण लेते हैं बीज की आकृति और दूसरा लक्षण लेते हैं बीज का रंग, ठीक है। तो बीज की आकृति का जब हम बात करेंगे, आर हो जाएगा आपका गोल बीज यानी कि कैपिटल डी, और वाई हो जाएगा आपका पीला बीज यानी कि कैपिटल डी। इसमें आपका गोल बीज और झुर्रीदार बीज में आपका जो आकृति का बात कर रहे हैं, तो गोल बीज और झुर्रीदार बीज में से गोल बीज आपका डोमिनेंट है, प्रभावी है, और पीला बीज और हरा बीज में से आपको पीला बीज आपको यहाँ पर प्रभावी है। इस दोनों को जब हम लोग हाइब्रिड करवाएं तो आर आर यानी कि शुद्ध गोल, वाई वाई यानी कि शुद्ध पीला, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों अलग अलग हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो अशुद्ध हो गया, अशुद्ध गोल। गोल इसलिए क्योंकि कैपिटल वाला डोमिनेट करेगा। स्मॉल आर शुद्ध झुर्रीदार, स्मॉल वाई शुद्ध हरा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अशुद्ध पीला, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, यदि हमारे पास दो लक्षण हैं, ठीक है, एक आपका गोल वाला एक पीला वाला, एक झुर्रीदार वाला एक हरा वाला, तो ये आपका जब भी दो लक्षण है, गोल या झुर्रीदार, पीला या हरा, ये दो लक्षण है, तो एक लक्षण का बदलाव दूसरे पर अप्रभावी रहेगा। यानी अर्थात जब ये दो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो ये स्वतंत्र जाएंगे, अर्थात एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे कि आप समझिए इस चीज को, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आपको अशुद्ध गोल हरा है। अशुद्ध क्यों बोले, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल का मिक्सचर है। गोल क्यों बोले, क्योंकि कैपिटल आर गोल को शो करता है और स्मॉल वाई हरा को शो करता है, ठीक है। यानी कि एक लक्षण का दूसरी पीढ़ी में जाना दूसरे लक्षण से अप्रभावी रहेगा। अब यहाँ समझिए, इसको समझिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि यहाँ पर जब आप इसको समझिएगा तो ये आपका अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है। गोल क्यों हुआ, क्योंकि आर जो है आपका गोल को शो करेगा, और वाई और स्मॉल वाई, देखिए वाई और स्मॉल वाई, यहाँ पे वाई और स्मॉल वाई है, तो एक वाई बता रहा है, कैपिटल वाई बता रहा है पीला और स्मॉल वाई बता रहा है हरा। तो पीला और हरा में से पीला लेंगे क्योंकि पीला जो है वो प्रभावी लक्षण है, यहाँ पर गोल पीला हो गया। यहाँ पर आपका हरा क्यों होगा, क्योंकि स्मॉल वाई में आपका हरा हो जाता है, स्मॉल वाई हरा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में हरा। यहाँ समझिए, कैपिटल आर स्मॉल आर में, ये कैपिटल आर दिखाता है गोल को और स्मॉल आर दिखा रहा है झुर्रीदार को। तो गोल और झुर्रीदार में गोल आपका डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पर आपका अशुद्ध गोल हुआ। अशुद्ध और शुद्ध पकड़ना है तो सब अगर स्मॉल है, ठीक, सब अगर स्मॉल है आपका, ये देखिए सब स्मॉल है, ये आपका हो गया शुद्ध। लेकिन एक भी स्मॉल और कैपिटल मिक्स हो गया तो वो अशुद्ध हो जाएगा। चलिए, ये हमको लगता है आप समझ गए हैं पूरा बढ़िया से। आगे आते हैं, शुद्ध गोल पीले और शुद्ध झुर्रीदार पीले, ये आपको पहले हम समझा चुके हैं, आगे इसको फिर से समझते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग संकलन करवाएंगे तो ये पहला पीढ़ी में आपको बनेगा
चारों अशुद्ध गोल पीले, अशुद्ध गोल पीले यानी कि गोल जो था वो प्रभावी था, गोल जो था वो प्रभावी था और पीला जो था वो प्रभावी था। तो पहला पीढ़ी में आपका क्या आया, प्रभावी। और दूसरा पीढ़ी में क्या आएगा, आपका अप्रभावी आएगा। यहाँ पर ये देखिए अप्रभावी लक्षण आपको सेकेंड पीढ़ी में दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और समझिएगा, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि प्रभावी वाला और अप्रभावी वाला एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालेगा, एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालेगा, इंडिपेंडेंटली अलग होगा, इंडिपेंडेंटली अलग होगा। वो कैसे अलग होगा देखिए, उसका रेशियो भी आपको बता दिया है। फिनोटाइप का रेशियो 9331 और जीनोटाइप का रेशियो 122 412 121। थर्ड नियम का अपवाद देखिए, थर्ड नियम का अपवाद, थर्ड नियम कहता क्या है, सबसे पहले समझिए थर्ड नियम कहता क्या है कि जब भी आपका दो जीन, दो अलग अलग लक्षण है, दो अलग अलग लक्षण है, ये हो गया आपका एक लक्षण, लक्षण फर्स्ट, लक्षण वन और लक्षण टू, ठीक है। ये दो लक्षण जब भी जाएगा, संकरण करवाएंगे, संकरण करवाएंगे तो पहला लक्षण इंडिपेंडेंटली जाएगा और दूसरा लक्षण भी इंडिपेंडेंटली जाएगा। यानी कि गोरापन, अगर मान लीजिए कि गोरापन है, गोरापन और लंबापन, ठीक है, तो गोरापन इंडिपेंडेंटली जाएगा बच्चा में, लंबापन इंडिपेंडेंटली जाएगा, स्वतंत्र रूप से जाएगा। ऐसा नहीं कि गोरा और लंबा मिक्स होकर जाएगा, ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग जाएगा। दोनों अलग अलग लक्षण है तो मिक्स होकर कहाँ से जाएगा, अलग अलग ही जाएगा, और वो एक दूसरे का लक्षण में इंटरफेयर नहीं करेगा। देखिए थर्ड नियम का अपवाद बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको पढ़ना है सहलग्नता लिंकेज, ये आपको इतना जरूरी है कि बार बार आपका एग्जाम में पूछता है। इसकी खोज बैटसन और पुनेट ने लेथाइरस पादप में की थी, किसमें की थी, लेथाइरस पादप में की थी। और संलग्नता जो है मॉर्गन, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी पर इसके एक्सपेरिमेंट किए। यानी कि सहलग्नता यानी कि लिंकेज जो है, इसकी खोज किसने की थी, बैटसन और पुनेट ने की थी। कहाँ पर, लेथाइरस पादप में, किस पादप में, लेथाइरस पादप में। और बाद में फिर इसका एक्सपेरिमेंट मॉर्गन भी किया, किस पर, ड्रोसोफिला मक्खी पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सहलग्नता क्या होता है, ये किसी भी क्रोमोजोम, क्रोमोसोम क्या हो यहाँ पे, क्रोमोजोम, किसी भी क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र के साथ किसी जीन का अटैच हो जाना। क्या होता है, किसी जीन का अटैच हो जाना, यानी कि किसी भी क्रोमोजोम के साथ किसी जीन का अटैच हो जाना। लेकिन थर्ड लॉ क्या बोलता था कि वो जीन अटैच नहीं होगा। क्यों नहीं अटैच होगा, वो इंडिपेंडेंटली जाएगा। एक लक्षण, एक लक्षण जो है और दूसरा सेकेंड लक्षण, वो इंडिपेंडेंटली जाएगा, उसमें कुछ अटैच नहीं होगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी भी क्रोमोजोम या गुणसूत्र के साथ किसी जीन का अटैच हो जाना, ठीक है, तथा आगे की हर पीढ़ी में चले जाना। उसके बाद जितना पीढ़ी है सब पीढ़ी में वो चला जाएगा। स्पेशली ये जीन जो होता है वो बीमारी वाला जीन होता है। कौन सा जीन होता है, बीमारी वाला जीन। यह अन्य लक्षणों को भी प्रभावित करता है, ये अन्य लक्षणों को भी प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ लक्षण को तो प्रभावित करने लगा, लेकिन थर्ड लॉ क्या बोलता था कि ये इंडिपेंडेंटली जाएगा, किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। तो उसका ये अपवाद हो गया। इसका अपवाद में दो गो बीमारी है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो संलग्नता के कारण होने वाली बीमारी जो है उसमें हीमोफीलिया और आपका कलर ब्लाइंडनेस है। इसको समझिए हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। और ये आपको इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं या ब्लीडर्स रोग भी बोलते हैं। रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लैंड की ब्रिटेन की महारानी जो थी, ब्रिटेन की महारानी, महारानी एलिजाबेथ में देखा गया था, ठीक है। किसमें देखा गया था, एलिजाबेथ में, ठीक है। इसके बाद इसको इटली की महारानी में भी देखा गया, इटली, इसके बाद इसको फ्रांस की महारानी में भी देखा गया। यानी कि समझिए कि जितनी भी महारानी लोग हैं उन लोग में ये बीमारी को देखा गया। ये नॉर्मल पर्सन में नहीं होता था, इसलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज नाम दे दिया गया। रॉयल डिजीज मतलब कि राजा महाराजा को ही होने वाली बीमारी। और इसको ब्लीडर्स रोग इसलिए बोले क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता था, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। यानी कि अगर आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपका कट गया हाथ वाथ, तो आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, आपका खून बहता रह जाएगा और ज्यादा खून बहने की वजह से आपका मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है हीमोफीलिया रोग, ठीक है। इसको रॉयल डिजीज या ब्लीडर्स रोग भी बोलते हैं।
इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। यानी कि आप समझिए, हम बताए थे इसमें क्या होता है, कोई जीन अटैच हो जाता है, यहाँ पर एक्स गुणसूत्र पर अटैच हो जाएगा। किस पर अटैच हो जाएगा? एक्स गुणसूत्र पर। एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछता है हीमोफीलिया में जो है वो किस गुणसूत्र पर अटैच हो जाएगा? एक्स गुणसूत्र पर अटैच हो जाएगा। और ये एक अप्रभावी अवस्था को दिखाता है, अप्रभावी अवस्था को दिखाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी का, हम बताए थे कि एक्स 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 वाई, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। तो एक्स एक्स अगर किसी का है तो हम लोग बोलते हैं सामान्य महिला, एकदम नॉर्मल महिला है, और एक्स वाई है तो सामान्य पुरुष। ठीक, लेकिन जब भी हीमोफिलिक अगर ये आएगा, हीमोफिलिक जीन जो है एक्स क्रोमोजोम पर अटैच हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एक्स उसके ऊपर हीमोफिलिक वाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोगी या हीमोफिलिक पुरुष बोल देंगे। हीमोफिलिक पुरुष यानी कि एक्स वाई क्रोमोजोम पर एच नहीं आ सकता है, वो हमेशा एक्स पर ही आएगा। इसलिए तो लिखे हैं यहाँ पर, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है, एक्स क्रोमोजोम एच और वाई। यानी कि जो भी ये पुरुष होगा, हम जानते हैं एक्स वाई पुरुष होता है, अब पुरुष के ऊपर आ गया तो वो रोगी हो जाएगा, यानी कि हीमोफिलिक पुरुष हो जाएगा। यानी कि ऐसा पुरुष को ब्लड क्लॉट नहीं होगा। उस तरह महिला का बात करें तो एक्स एच एक्स, ये महिला जो होगी वो आपका वाहक महिला होगी, वो रोगी नहीं होगी। यानी कि इसमें ये कैरियर है, ये खुद आपको हीमोफीलिया इसको नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चों में या आने वाली पीढ़ी में हीमोफीलिया लेके जाएगी। ये वाहक है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो एच है उसको ये वाला एक्स जो है वो बचा लेगा। एक एक्स के ऊपर जो हीमोफीलिया है उसको दूसरा एच एक्स जो है वो बैलेंस कर देगा, इसीलिए इसको हीमोफीलिया नहीं कहते हैं। अब इसमें हीमोफीलिया, महिला में हीमोफीलिया होने के लिए दोनों पर एच होना चाहिए, यानी कि एक एक्स पर एच और दूसरा एक्स पर एच, तब बोलेंगे कि महिला जो है वो हीमोफीलिक महिला है, यानी कि वो रोगी है, यानी कि वो रोगी है। ठीक है, मतलब कि अगर पुरुष में एक एच, मतलब एक्स के ऊपर एच चला गया तो वो रोगी हो जाएगा, हीमोफीलिक पुरुष हो जाएगा। लेकिन महिला में होने के लिए दोनों पर एच चाहिए, एच जो है दोनों पर है। अगर एक पर एच है तो उसको हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन वो वाहक है, यानी कि कैरियर है। वो क्या है? कैरियर है। खुद तो हीमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन अपने बच्चे को लेके जाएगी। तो एक बात समझिएगा, 90% महिला ऐसी होती है, 90% महिला जिसको खुद हीमोफीलिया नहीं होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को हीमोफीलिया करवाती है, दे देती है। आगे देखिए, समझते हैं। अगर किसी साधारण पुरुष की शादी वाहक महिला से, यानी कि साधारण पुरुष कौन हो? ये हो गया साधारण पुरुष एक्स वाई, इसकी शादी वाहक महिला से हो जाए, यानी कि ऐसी महिला जिसको हीमोफीलिया नहीं है लेकिन वो वाहक है, तो उसका बच्चा को होने का चांस होता है। देखिए कैसे, साधारण पुरुष और वाहक महिला। साधारण पुरुष को लिखेंगे एक्स वाई और साधारण वाहक महिला को लिखेंगे एक्स एच एक्स। तो एक्स का जब एक्स एच से मिलेगा तो क्या होगा? एक्स एच एक्स। एक्स का जब एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स, फिर वाई का जब एक्स एच से मिलेगा तो एक्स एच वाई, और y का जब मिलेगा इससे तो एक्स वाई। यानी कि ये हो गया आपका वाहक महिला, ये हो गया सामान्य महिला, ये हो गया आपको हीमोफिलिक पुरुष, ये हो गया सामान्य पुरुष। यानी कि इसमें रोगी जो है आपका कितना? 25% है। देखिए कैसे 25% रोगी है, एक ही व्यक्ति है जो हीमोफिलिक पुरुष है, बाकी 3 गो नॉर्मल है। तो रोगी आपका कितना हो गया? 25%। महिला का बात करें तो रोगी एक भी नहीं, 0%। एक भी महिला, देखिए ये 2 महिला है और 2 पुरुष है। ठीक है, 2 महिला 2 पुरुष। तो महिला का बात करेंगे तो आपका रोगी एक भी नहीं है। लेकिन ये महिला जो है, ये महिला आपका वाहक है, यानी कि 50% आपका वाहक है और सामान्य आपका 50%। ये आपका 50% वाहक, ये 50% सामान्य। पुरुष में 50% आपका रोगी और 50% सामान्य। ठीक है, यानी कि अगर किसी पुरुष को, यानी कि ये पुरुष का बात करें, पुरुष को अगर ये हीमोफीलिया रोग होता है उसकी माता के द्वारा होता है, महिला को नहीं होगा। देखिए महिला जो है वो वाहक है, अगर माता वाहक है, ये महिला वाहक है, तो उसकी बेटी जो पैदा होगी वो वाहक पैदा होगी, उसको हीमोफीलिया रोग नहीं होगा। लेकिन उसका बेटा जो पैदा होगा वो हीमोफीलिक पैदा होगा, हीमोफीलिक पैदा होगा, ये पूरा चांस है। यानी कि बच्चा अगर हीमोफीलिक हुआ तो उसकी मम्मी से ही आ रहा है, पिताजी से नहीं आ रहा है। आगे देखिए, अगर हीमोफीलिक पुरुष और हीमोफीलिक महिला को अगर हम लोग शादी करवा दे तो उसमें क्या चांस होता है? हीमोफिलिक पुरुष में एक्स एच वाई और महिला में एक्स एच एक्स एच। यानी कि इसमें ये 4 कंडीशन आपका बनने का, ये 2 कंडीशन आपका है हीमोफिलिक महिला और 2 कंडीशन हीमोफिलिक पुरुष। यानी अगर दोनों पुरुष और महिला हीमोफिलिक है तो बच्चा भी हीमोफिलिक होगा ही होगा चारों।
100% रोगी पैदा होगा। पुरुष भी 100% रोगी और महिला भी 100% रोगी। अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्णांधता। ये भी आपका क्या है, एक तरह का इसमें आ जाता है, संलग्नता में आ जाता है, संलग्नता। ठीक है, तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आपको लाल और हरा रंग देखने में कठिनाई होती है, कभी कभी नीला रंग देखने में भी कठिनाई हो जाती है, अंतर कर पाने में कठिनाई होती है। यह भी आपका एक्स गुणसूत्र पर बैठता है। कहाँ बैठेगा, एक्स। जैसे आपका हीमोफीलिया था, एक्स पर बैठता था, यह भी आपका एक्स गुणसूत्र पर ही बैठेगा और अप्रभावी लक्षण को शो करेगा। एक्स एक्स को बोलेंगे सामान्य महिला, एक्स वाई को बोलेंगे सामान्य पुरुष। ठीक है, एक्स सी, सी मतलब कलर ब्लाइंड, एक्स सी वाई को बोलेंगे वर्णांध पुरुष यानी कि कलर ब्लाइंड मेल। और एक्स सी एक्स फिर वही है, अगर दोनों पर सी आएगा तभी वर्णांध महिला होगा। एक पर सी आ गया तो वर्णांध महिला नहीं होगी, बल्कि वो वाहक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वाहक। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जो भी वर्णांध व्यक्ति होंगे उसको दो कलर नहीं दिखेगा, लाल और हरा। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस में, आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में या किसी भी आर्म्ड फोर्सेज में, एसएसबी, ठीक है, आपको एसएससी, जीडी, जीडी में का कोई भी भर्ती, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी वगैरह में भर्ती नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्णांध व्यक्ति जो है छलावरण यानी कि कैमोफ्लाग की पहचान नहीं कर सकते। ये देखिए, आपको कैमोफ्लाग है, जंगल में आपको इस तरह, आपको जंगल का ड्रेस पहन के ये लोग रहेगा। तो जो वर्णांध व्यक्ति कलर ब्लाइंड पर्सन होगा वो इसको देख के पहचान नहीं पाएगा, वो सोचेगा पेड़ ही है। इसमें आपको, लेकिन आर्मी में आपको ऐसे ही पर्सन को लिया जाता है जो आपको इसका पहचान कर ले, छुपा हुआ चीज को भी वो पहचान ले। ठीक है, उसकी नजर चील सी, बाज सी नजर होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको नहीं लेता है। ठीक, वर्णांध व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए इशिहारा टेस्ट करवाया जाता है। कौन सा टेस्ट, इशिहारा। ये देखिए, यहाँ पर आपको, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो ये आपको नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको 16 लिखा हुआ, देखिए 16 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, 74। ठीक, ये आप कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या, हमको लगता है 45 लिखा हुआ है यहाँ पर, 45। ठीक है, 45 लिखा हुआ। तो ये आपका चेक कराया जाता है मेडिकल में। इस टेस्ट को बोलते हैं इशिहारा टेस्ट, और ये आपका कलर ब्लाइंडनेस के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, आगे इसमें भी सेम पहले उसके जैसा ही है, यानी कि सामान्य पुरुष का वाहक महिला से शादी करवाएंगे तो क्या होगा, और वर्णांध पुरुष का वर्णांध महिला से शादी कराएंगे तो क्या होगा। इसमें देखिए, एक्स वाई, सामान्य पुरुष का हो गया एक्स वाई और वाहक महिला का हो गया एक्स सी एक्स। जब इसका प्रजनन होगा तो एक्स एक्स सी, पर इसको पहला वाला में सी लिखा जाता है, एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स। ठीक है, उसके बाद एक्स 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 सी वाई एक्स वाई, यानी कि ये हो गया आपका वाहक महिला, सामान्य महिला, वर्णांध पुरुष, सामान्य पुरुष। यानी कि महिला जो पैदा होगी वो वाहक होगी और पुरुष जो पैदा होगा वो वर्णांध होगा। और एक महिला प्रोबेबिलिटी है कि वो सामान्य हो और एक पुरुष प्रोबेबिलिटी हो कि वो सामान्य हो, यानी कि पुरुष में ज्यादा चांस है वर्णांध होने का। और वो किससे होता है, अपनी मदर से होता है, माता से होता है। उसी तरह वर्णांध पुरुष और वर्णांध महिला दोनों कलर ब्लाइंड है तो उसका बच्चा भी सब कलर ब्लाइंड पैदा होगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आपका पार्ट 1 इस वीडियो का, जेनेटिक्स का। पार्ट 2 मैं इसका बाद में लाऊंगा, सेकेंड पार्ट मैं कल लाऊंगा। और ये आपको समझना है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अंतर यही है कि पार्ट 1 में हम लोग मेंडल के बारे में पढ़े, मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो था उसके बारे में पढ़े, और उसका जो 3 गो लॉ था, और उस तीनों लॉ के बारे में और उसका अपवाद के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ लिए। जो सेकेंड वाला पार्ट आएगा वो मैं यहाँ पे ह्यूमन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ह्यूमन के बारे में पढ़ाऊंगा कि मानव में जो है वो जेनेटिक्स कैसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मानव में जेनेटिक्स, डीएनए के बारे में देखेंगे, आरएनए के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें आपका किस किस चीज से डीएनए बना होता है, आरएनए किससे बना होता है, क्रोमोजोम के बारे में देखेंगे। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में। तो ये आपका अगला वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।